हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम उन सभी वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं रेलवे के साथ साथ सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर इनमें से हमें प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, आपको बताना है कि कॉकरोच किस जंतु की नस्ल है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सबसे भारी नस्ल कही जाती है कॉकरोच, नॉट कॉकरोच। ठीक है, तो यह किसकी नस्ल है? तो हमें याद रखना है कि गाय की सबसे भारी नस्ल का नाम कॉकरोच है। अगला था है सानेन नस्ल किसकी है? और सानेन नस्ल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसे विश्व की दूध की रानी भी कहा जाता है। तो यह किसकी नस्ल है? तो यह फिर किसकी प्रजाति है? तो यह बकरी की प्रजाति है। कौन सी? सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला था, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला या प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मणिपुर के इम्फाल में 1993 में स्थापित किया गया था। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू की गई थी? नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू की गई थी? 1987 में लागू की गई थी। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर झांसी में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग होता है जो नींबू में होता है, डाइबेक तथा लिटिल लीफ। कौन सा? डाइबेक और लिटिल लीफ रोग किससे? नींबू में होता है। तो यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह कॉपर तत्व की कमी के कारण नींबू में होने वाला रोग है। कौन सा? डाइबेक और लिटिल लीफ। अगला है, सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल का नाम बताएं। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल का नाम कौन सा है? टॉमवर्थ है। अगला है, एंग्लो न्यूबियन नस्ल की जर्सी को कहा जाता है। तो यह किसकी नस्ल है? यह किसकी प्रजाति है? तो एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। यह किसकी नस्ल या प्रजाति है? तो यह बकरी की बहुत ही प्रमुख प्रजाति है। कौन सी? एंग्लो न्यूबियन नस्ल, जिसे जर्सी भी कहा जाता है। अगला है, मछलियों को किस वर्ग में रखा जाता है या मछलियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो मछलियाँ पीसीज वर्ग के अंतर्गत आती हैं। कौन से? पीसीज। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। जिस तरीके से हमने एपी कल्चर, पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन इत्यादि सभी के बारे में पढ़ा है, उसी में से एक प्रमुख आता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों के अध्ययन को ही एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पौधों को या पौधों के रेखीय वृद्धि दर को किस यंत्र से मापा जाता है? हम सभी अपनी हाइट भी नापते हैं, कभी कभी पौधों के बारे में भी सोचना चाहिए कि भैया पौधों की हाइट भी बढ़ रही है तो उसको हम कैसे नापेंगे? तो पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। किससे? ऑक्जेनोमीटर से पौधों के रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। अगला आता है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। कब? 1942 में। अगला आता है, दूध की एक प्रमुख क्रिया होती है पाश्चुराइजेशन क्रिया, जो कि दूध में होती है। तो यह पाश्चुराइजेशन की क्रिया की खोज किसने की थी, जो दूध के लिए उपयुक्त होती है? तो दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। किसने? लुई पाश्चर ने। अगला है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यह भैंस के दूध में वसा की कितने प्रतिशत मात्रा मौजूद होती है? तो भैंस के दूध में वसा की कितनी? 7.2% मात्रा होती है। अगला आता है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का संबंध किससे है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोनोकल्चर का संबंध किससे है? अन्न उत्पादन, अन्न अर्थात अनाज उत्पादन से संबंध है। अगला आता है, कपास, जूट और पटसन ये किस तरह की फसलें हैं? कपास, जूट और पटसन किस तरह की फसलें हैं? तो ये सभी रेशेदार फसलें हैं। इनके जो रेशे होते हैं वही काम के रहते हैं। अगला आता है, हरियाली योजना का संबंध है। ये हरियाली योजना किससे संबंधित है?
तो हरियाली योजना किससे? जल प्रबंधन से संबंधित है। कौन सी? हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वहीं वरुणा योजना किससे संबंधित है? तो वरुणा योजना किससे संबंधित है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृत्रिम वर्षा से है। अगला आता है आलू, गन्ना, कपास और तंबाकू। ये सभी किस तरह की फसलें हैं? आलू, गन्ना, कपास और तंबाकू ये कैसी फसलें हैं? तो ये सभी नकदी फसलें हैं। इनको बेचकर सीधा मार्केट से अधिकतर नकदी फसल अर्थात जिससे हमें तुरंत की तुरंत बेचकर पैसा प्राप्त हो सके। अगला था कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और वर्तमान समय में तो काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में हैं ये सभी चीज़ें, क्योंकि आपको कच्चे फल ही पका के प्राप्त किए जाते हैं। आपको सोचें कि आपको ओरिजिनल जो पकी हुई चीज़ें मिले तो वो तो मिलना अब असंभव ही हो गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला आता है दालचीनी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? या दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो कि मसाले में एक प्रमुख भाग होता है, मसालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है दालचीनी, जो कि पौधों के छाल से प्राप्त होता है। छाल जो रहती है उसकी ऊपरी परत, उससे प्राप्त होती है दालचीनी। अगला आता है समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है? यह समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है। किस नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव वनस्पति समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति को ही कहा जाता है। अगला आता है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहलाता है, या वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह को किस नाम से? थैलोफाइटा। अगला था है समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जया, पद्मा, सोना व मधु। यहाँ पर हम हीरोइनों की बात नहीं कर रहे, एक्ट्रेस या किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जया, पद्मा, सोना व मधु किस फसल की प्रमुख प्रजातियाँ हैं या किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो ये सभी धान की प्रमुख किस्में हैं। जया, पद्मा, सोना व मधु कौन सी? धान की प्रमुख किस्में हैं। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या फिर भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूंगफली। मूंगफली का तेल भी आता है, मूंगफली हम ड्राई फ्रूट के रूप में भी यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो हम उसी मूंगफली की बात कर रहे हैं। अगला आता है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है या किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट जो कि एक रेशेदार फसल होती है, यह अक्सर नदियों के किनारे देखने को मिलती है। यही गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी होती है। अगला आता है धान की खेती किस बुवाई के द्वारा या फिर कहें कि प्रतिरोपित बुवाई के द्वारा किस फसल को किया जाता है? तो धान की खेती को ही प्रतिरोपित बुआई के द्वारा किया जाता है। कौन से? प्रतिरोपित, अर्थात पहले एक जगह सब इकट्ठे छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, फिर उसको रोपने का काम किया जाता है। जैसे जो हम देखा जाए तो अक्सर हम देखते हैं प्याज को चोपने का काम किया जाता है, मालवा में उसको चोपना कहते हैं। पहले इकट्ठे एक जगह पौध तैयार की जाती है, फिर उसके पौधों को अलग अलग जगह लगाया जाता है। अगला आता है नारियल को किस फसल के रूप में माना जाता है, जाना जाता है? तो नारियल को बागान फसल भी माना जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागान फसल। अगला आता है आलू का संबंध किससे होता है या किस कुल से आलू का संबंध है? तो आलू का संबंध सेलेनेसी कुल से है। कौन सा? सोलोनेसी कुल से है। सोलोनेसी कुल से आलू का संबंध है। अगला आता है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है या मछलियों से संबंधित अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्थियोलॉजी के द्वारा ही मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और तितलियों का अध्ययन का क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन लिपिडेरियोलॉजी कहलाता है। क्या? लिपिडेरियोलॉजी तितलियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला आता है हम सभी का प्यारा दुलारा डॉगी, कुत्ता। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। क्या नाम है? कैनिस फैमिलियरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। और कुत्तों में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों? तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78
8 होती है। अगला आता है विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। तो विश्व की लगभग कुल जनसंख्या कितनी है, 7 अरब से अधिक हो चुकी है। ये किसके 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात हो रही है। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों, देश है, सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, ये सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। और विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश भारत नहीं, मालदीव है। कौन सा, मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसका नाम है मंदारिन। और मंदारिन को ही चीनी भाषा भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश इज़राइल है। कौन सा है दोस्तों, इज़राइल है। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं, या किस देश के शरणार्थियों को चकमा कहा जाता है, तो चकमा बांग्लादेश के शरणार्थियों को कहा जाता है। किसे, चकमा बांग्लादेश के शरणार्थियों को कहा जाता है। अगला आता है किस नदी को मिस्र की देन कहा जाता है, किस नदी को मिस्र की देन कहा जाता है, तो नील नदी को ही मिस्र की देन कहा जाता है। और नील नदी पर बसे सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, तो नील नदी पर बसे या नील नदी के किनारे पर बसे सबसे बड़ा शहर का नाम काहिरा है। क्या नाम है, काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से कियांग है। क्या नाम है, यांगत्से कियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसका नाम क्या है दोस्तों, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पामीर का पठार। और अफ्रीका को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम सभी जानते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और एक प्रमुख आदिवासी जनजाति होती है मैरिश, ये किस देश की है, या किस देश की आदिवासी जनजाति मोरिश कहलाती है, तो दक्षिण अमेरिका की आदिवासी जनजाति है, उसे ही मोरिश कहा जाता है। और अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी है, जो कि कांगो नदी घाटी में निवास करती है। कौन सी, पिग्मी जो जनजाति है अफ्रीका की, वह कांगो नदी घाटी में निवास करती है। इसके अलावा आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माउरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है, माउरी के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एब्जर्नस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एब्जर्नस के नाम से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को जाना जाता है। अगला आता है ब्राज़ील के कहवा बागों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा गया है। ब्राज़ील के कहवा के उद्यान या बागों को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहलाते हैं, तो उन्हें फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा। और सर्वाधिक कहवा अर्थात कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा, ब्राज़ील है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान या खदान कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान किम्बरले, कहाँ पर, किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर है। और सोने की सबसे बड़ी खदान ओंटारियो, कहाँ, ओंटारियो, जो कि कनाडा में है। अगला आता है सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, मक्का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा, अमेरिका है। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल किस देश में है, तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। किस में है, दक्षिण अमेरिका में है। अगला आता है सीयर्स टावर किस देश में स्थित है। जैसे हम सभी ने एफिल टावर का नाम सुना है, बुर्ज खलीफा का नाम सुना है, वैसे ही प्रमुख 3 टावर हैं। सीयर्स टावर कहाँ है, तो यह अमेरिका के शिकागो में स्थित है। कौन सा, सीयर्स टावर। और सीएन टावर कहाँ है, तो सीएन टावर कनाडा के टोरंटो में स्थित है। वहीं पेट्रोनेस टावर कहाँ है, तो पेट्रोनेस टावर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, यह तो हम सभी को पता है कहाँ, दुबई, जो कि यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कहाँ पर है, दुबई में है सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।